चलिए, तो हमारा अगला टॉपिक जो है दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब देखो भाई, बात ऐसी है यहाँ पे कि हमें यहाँ पर इस टॉपिक पे हमको इस पार्ट पे फोकस करना है कि क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। अब उसको कैसे हम लोग समझेंगे, चलो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मैंने एक कंटेनर ले लिया। इस कंटेनर में इमेजिन कर लो कि भैया मैंने 1 लीटर ऑफ सर्टेन फ्लूइड करके लिया है। 1 लीटर ऑफ सर्टेन फ्लूइड, 1 लीटर। और मैंने क्या देखा कि जब मैं इसे गर्म कर रहा हूँ, यहाँ पर हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ कि टाइम टी लग गया उसको गर्म होने के लिए। कितना टाइम लग गया? टाइम टी लग गया उसको गर्म होने के लिए। वंस अगेन मैंने क्या किया कि भाई अब यहाँ पर मैंने 2 लीटर का पानी ले लिया। पानी नहीं बोलना चाहिए मुझे, फ्लूइड बोलना चाहिए, सर्टेन फ्लूइड। अब कितना लिया मैंने? 2 लीटर्स। और वंस अगेन मैं इसको गर्म कर रहा हूँ। और अब मैं ये ऑब्जर्व करूँगा कि अब कितना टाइम लग रहा है। आप सीधी सीधी लॉजिकल बात जानते हैं कि अब टाइम ज़्यादा लगेगा, डबल टाइम लग जाएगा। तो अब इसको गर्म करने में कितना टाइम लग गया? ट्वाइस टी टाइम लग गया, है कि नहीं? तो क्या मैं टाइम को छोड़ो मैं ऐसा कह सकता कि इसको गर्म करने में डबल की हीट लग गई? टाइम ज़्यादा लग गया तो हीट भी ज़्यादा ही लगेगा ना। तो इसको बोले भैया डबल का हीट लग गया, है कि नहीं? तो हम लोग कहेंगे अच्छा ठीक है, एक बात हमको लॉजिकली समझ में आती है। अगर किसी भी लिक्विड का वॉल्यूम या फिर मास डबल होता है, किसी भी लिक्विड का मास डबल होता है, तो हीट की रिक्वायरमेंट भी क्या हो जाती है? डबल हो जाती है। तो मैं यहाँ पहले ऑब्जर्वेशन से ये कहूँगा कि डेल्टा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, सॉरी एम। डेल्टा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। यानी अगर मास डबल हो जाएगा तो हीट का रिक्वायरमेंट भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। आई बात समझ में आपको? अब आगे इसी तरह से मैं क्या करता हूँ, वंस अगेन मैं कंटेनर ले लेता हूँ, है ना। और मैं यहाँ पर एक फिक्स वॉल्यूम का लिक्विड मैं यहाँ रख दूंगा। फिक्स वॉल्यूम का लिक्विड मैं यहाँ पर रख दूंगा, जो भी है x लीटर करके होगा। मैं बोलूँगा अभी फिलहाल इसका टेम्परेचर कितना है? आप कहेंगे 20 डिग्री सेल्सियस। अच्छा ठीक है, चलो अब इसे गर्म करना चालू करते हैं। टेम्परेचर को मैं बढ़ाकर 20 से क्या करता हूँ? 40 पे ले जाता हूँ। 20 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस पे लेके गया। मैं कहूँगा इसके लिए टाइम कितना लग गया? टी लग गया। फिर मैं बोलूँगा अच्छा ठीक है, मैं वापस से आता हूँ, टेम्परेचर को 20 डिग्री सेल्सियस होने देता हूँ। और इस बार मैं उसी लिक्विड को, x लीटर्स के लिक्विड को, टेम्परेचर को 20 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक ले जाना चाहता हूँ। अच्छा, यहाँ कितने का बदलाव आया था टेम्परेचर में? 20 डिग्री सेल्सियस का। यहाँ कितने का बदलाव आया? 40 डिग्री सेल्सियस का। तो आपको नहीं लगता कि ये जो चेंज इन टेम्परेचर है पहले के मुकाबले डबल आ गया? कुछ नहीं हो गया ना। तो मैं बोलूँगा अच्छा यहाँ कितना टाइम लगेगा? फिर ट्वाइस टी। कितना टाइम लगेगा? ट्वाइस टी। यानी हीट क्या हो गया? डबल हो गया। आया समझ में? हीट का रिक्वायरमेंट डबल हो गया। तो मैं ये भी कहूँगा अच्छा ठीक है, डेल्टा क्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काय को? चेंज इन टेम्परेचर को भी। डेल्टा क्यू जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है वो चेंज इन टेम्परेचर को भी है कि नहीं? अगर आपका चेंज इन टेम्परेचर ज़्यादा है, आप टेम्परेचर में ज़्यादा बदलाव लाना चाहते हैं, तो हीट की रिक्वायरमेंट आपको ज़्यादा लगेगी। और अगर आप कम बदलाव लाना चाहते हैं तो हीट की रिक्वायरमेंट आपको कम लगेगी। अब ये चीज़ों को कलेक्टिवली मैंने फिर यहाँ पर एक साथ असेंबल किया। और फिर मैं कहूँगा अच्छा ठीक है, अगर मैं कलेक्टिवली असेंबल करूँगा तो आप क्या लिख सकते हैं? m इंटू डेल्टा टी, है ना, m इंटू डेल्टा टी। ठीक है, अब यहाँ से फिर जन्म होता है आपका एक कंसेप्ट का, जिसको हम लोग कहते हैं थर्मल हीट कैपेसिटी, है ना। जस्ट या फिर जस्ट उसको हीट कैपेसिटी भी बोले तो चला जाएगा। तो ये सिर्फ समझने के लिए था। तो हीट कैपेसिटी क्या है? यहाँ से हम एक नए टॉपिक की फिर यहाँ स्टडी करते हैं, दैट इज हीट कैपेसिटी। सो व्हाट इज हीट कैपेसिटी? ओके, तो हीट कैपेसिटी इज amount of heat required to raise the temperature of given mass
बाय यूनिट डिग्री सेल्सियस, यूनिट डिग्री सेल्सियस और केल्विन। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ गिवन मास बाय यूनिट डिग्री सेल्सियस और केल्विन, तो इसे हम लोग कहते हैं जस्ट हीट कैपेसिटी। अब हीट कैपेसिटी को हम लोग कैसे डिफाइन, मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं कि कैपिटल S इज इक्वल्स टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T, है ना, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। अब यहाँ पर ये कैसे आया, तो हम लोग ने ये जो आखिरी वाला फॉर्मूला देखे, डेल्टा Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T, ये जो आखिरी वाला मैंने कंसेप्ट देखा था कि अगर सपोज करो मुझे टेम्परेचर को बढ़ाना है बाय डेल्टा T, तो हीट रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, डेल्टा Q, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, है ना। फिर मैं बोलूँगा यहाँ पर एक आपका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएगा, डेल्टा Q इज इक्वल्स टू कैपिटल S इंटू डेल्टा T। ओके, तो कैपिटल S इज इक्वल्स टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T, इसी को हम लोग कहते हैं हीट कैपेसिटी। एंड रिमेंबर वन थिंग, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, गिवन मास, मतलब दिए गए मास में जो भी मास आपको दिया होगा कि x लीटर या x किलोग्राम का पानी है या वाटर है या जो भी ऑब्जेक्ट है आपको, उसका टेम्परेचर मुझे इतने इतने से बढ़ाना है, तो हीट कैपेसिटी क्या होगी, तो उसका फॉर्मूला ये आएगा, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। याद रखना ये सिर्फ हीट कैपेसिटी है, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। अब अगर मैं कहूँगा अच्छा ठीक है, इसका SI यूनिट क्या आएगा, SI यूनिट क्या रहेगा, मैं बोलूँगा डेल्टा Q अपने हीट, इसका क्या होता है जूल, और ये क्या है डेल्टा T का केल्विन। आप चाहे तो उसको ऐसा भी लिख सकते हैं, जूल पर डिग्री सेल्सियस। अब आपके दिमाग में आया होगा यार केल्विन टू सेल्सियस कन्वर्ट करने के लिए तो 273 करना पड़ता माइनस, तो बोले ये डायरेक्ट कैसे लिख रहे हैं आप, क्योंकि आप फॉर्मूले में देखो ये क्या है, क्या ये डेल्टा T यानी कि चेंज इन टेम्परेचर, और चेंज इन टेम्परेचर केल्विन स्केल में और सेल्सियस स्केल में कैसा होता है, सेम होता है कि नहीं। कई सारे लोग जो कंसेप्ट जानते नहीं वो चेंज इन टेम्परेचर यहाँ गड़बड़ करते हैं कि बोले सर सेल्सियस लिखना चाहिए कि केल्विन लिखना चाहिए, आप दोनों लिख सकते हैं। गड़बड़ कब होती है, जब फ़ारेनहाइट आए, फ़ारेनहाइट आए तब आपको चेंज करना पड़ता है फिर, ठीक है। ओके, तो हम लोग ने कहा ये था हीट कैपेसिटी। अब आएगा अगला वाला पार्ट, दैट इज, इसको कहीं कॉर्नर में लिख के रखना, ये वाले पार्ट, ये पार्ट को। क्यूसी से रिलेटेड एक और कंसेप्ट हमारे सामने आता है, वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, तो इसको हम लोग ऐसा डिफाइन करते हैं, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय यूनिट डिग्री सेल्सियस और केल्विन। अब देखो उसमें और इसमें क्या फ़र्क आ गया, ये इसका फ़र्क आ गया, यूनिट मास का, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास, वहाँ क्या था गिवन मास, और अब क्या है यूनिट मास, यानी 1 किलोग्राम का अगर वाटर है या 1 किलोग्राम का कोई भी लिक्विड है, उसका टेम्परेचर मुझे सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाना है, तो उसके लिए कितनी हीट लग जाएगी, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला कहाँ से आएगा, जैसे हम जानते हैं कि डेल्टा Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, साथ ही साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T, दोनों भी है। अब मैं पहला वाला और दूसरा वाला जो मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल, दोनों को मिला के बता रहा हूँ कि भैया ठीक है, डेल्टा Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एज वेल एज डेल्टा T, तो मैं यहाँ लिखूंगा देयरफॉर डेल्टा Q इज इक्वल्स टू स्मॉल s m इंटू डेल्टा T। याद रखना कि ये स्मॉल s क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, जो मटेरियल पे डिपेंड करता है ना, इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल, जो मटेरियल के साथ साथ बदलता है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ देयरफॉर स्मॉल s इज इक्वल्स टू डेल्टा Q अपॉन m इंटू डेल्टा T। ओके, अब एक काम करो, मास की वैल्यू 1 किलोग्राम डाल दो और डेल्टा T की वैल्यू 1 डिग्री सेल्सियस डाल दो, तो ये भी 1 ये भी 1, तो S किसके बराबर हो जाएगा, हीट के बराबर। अब देखो कोई डेफिनेशन बनता नहीं क्या, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय यूनिट डिग्री सेल्सियस, तो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो SI यूनिट आएगा वो क्या आएगा, ये आएगा जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। आप चाहे तो उसकी जगह पे जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं। एक चीज़ हमको मेंशन करना चाहिए थी साथ ही साथ, यहाँ पर डायमेंशन, इसका डायमेंशन क्या आएगा, जूल का डायमेंशन आता है m1L2T-2 और केल्विन का क्या होता है K1, मगर डिनोमिनेटर में तो K-1। अब यहाँ पर क्या आएगा डायमेंशन, कोई बताएगा, क्या आएगा डायमेंशन, m0L2T-2 K-1। बोले m0 कैसे क्या हो गया, देखो डेल्टा Q का तो m1L2T-2 हो जाएगा,
नीचे भी m है ना, वो m और ये m कैंसिल होकर m0, L2t - 2 k - 1 हो जाए। आया समझ में आपको? तो दिस इज इट, हमने देखा दिस इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के अंदर फर्क जान लो। हीट कैपेसिटी क्या होता है? जो मास आपको दिया गया है फ्लूइड का, उसके लिए कितनी हीट रख दी है आपको 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, वो हीट कैपेसिटी कहलाता है। अब वही फ्लूइड का या कोई भी मटेरियल का मेरे को मास दिया हुआ है सिर्फ 1 किलो, उस 1 किलो के मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो लगेगा अमाउंट, उसको हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, है ना। और ये हर एक मटेरियल के लिए कांस्टेंट वैल्यू होती है, अलग अलग मटेरियल की वैल्यू अलग अलग होती है। मैं अभी आपको लास्ट में वो सारा टेबल लिखा के दूंगा आपको। लेफ्ट साइड का हो गया। अब आया इसी से जुड़ा हुआ एक और कंसेप्ट, मोलर हीट कैपेसिटी। इसको ऐसा डिफाइन करूंगा मैं, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस by unit degree Celsius or Kelvin. Amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of gas by unit degree Celsius or Kelvin. इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा आता है। मोलर हीट कैपेसिटी को कैपिटल C से रिप्रेजेंट किया जाता है, डेल्टा Q अपॉन म्यू डेल्टा T। बस मास की जगह नंबर ऑफ मोल्स आ गया यहाँ पर। अब ऐसा क्यों? जब हम गैस की बात करते हैं तो गैस का मास ऑलरेडी बहुत कम होता है कि नहीं? गैस का मास, जैसे एक बलून में अगर आपने गैस भर के रखा, कितना मास होता है उसका? नेग्लिजिबल होता है ना। तो भैया आप जो भी आप गैस की जब बात करते हैं तो उसका मास बहुत कम होता है। तो इसी वजह से मास को यूज़ करना गैस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करने के लिए ये एक आइडियल कंडीशन नहीं है। तो बोले उसमें फिर हम लोग क्या करते हैं, गैस में मास की जगह फिर हम लोग क्या यूज़ करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स। समझ में आया ना कंसेप्ट क्या है? क्यों ले रहे अपन नंबर ऑफ मोल्स? क्योंकि गैस का मास बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू द मास ऑफ द लिक्विड, जो हम लोग बोलेंगे दूसरे जो हम लोग अब तक स्टडी करेंगे। तो इसलिए यहाँ नंबर ऑफ मोल्स लेना पड़ता है। अब ऐसा है कि इसको हम लोग ऐसा भी बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखो एनसीईआरटी में मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए खास तौर से कैपिटल C करके आपको डिनोट किया गया है, मगर कई सारे रेफरेंस बुक में, अगर किताबों में अगर आप देखेंगे तो ये सादे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए भी C का इस्तेमाल किया गया है, और कहीं कहीं गैस या मोलर हीट कैपेसिटी के लिए भी S का इस्तेमाल किया गया है। तो ये कन्फ्यूजन हो सकता है, मगर आप वो वर्ड्स पे ध्यान देना क्या लिखा हुआ है। अगर मोलर हीट कैपेसिटी या मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया तो आपको C का यूज़ करना है, और अगर मोलर वर्ड नहीं है, सिर्फ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या जस्ट हीट कैपेसिटी दिया हुआ है, तो S का इस्तेमाल करना है। ये वर्ड्स पे ध्यान देना अच्छे से, ठीक है। अब जैसा कि यहाँ पर आप जानते हैं कि यहाँ पर डेल्टा Q क्या है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। म्यू क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। और डेल्टा T क्या है? यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर। अगर मैं कहूँगा कि इसका SI यूनिट क्या आएगा, तो बहुत आसान है इसका SI यूनिट निकालना, जूल पर मोल पर डिग्री सेल्सियस पर केल्विन, या फिर जूल पर मोल पर डिग्री सेल्सियस। और अगर मैं डायमेंशन की बात करूँ, तो जूल का क्या आएगा? M1 L2T - 2 मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। M1 L2T - 2 मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। चलिए हुआ। अब ऐसा है कि गैस की जो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, हमेशा ये कंडीशंस के अंदर स्टडी की जाती है ना। बोले क्या कंडीशन होती है, इसकी क्या शर्तें होती है? एक तो कभी कभी गैस का प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, या कभी गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक बंद कंटेनर के अंदर गैस को रखा है ना, बंद कंटेनर, जैसे गैस सिलेंडर होता है ना अपना, वैसा कोई पूरी तरफ से पैक। अब यहाँ पर जब आप उसको हीट कर रहे हैं और उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो मैं बोलूँगा देखो भैया यहाँ पर गैस का वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है। यहाँ पर गैस का क्या है? वॉल्यूम कांस्टेंट है। या फिर एक एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि कंटेनर है आपके पास और उसका जो ढक्कन है वो ऊपर नीचे मूवेबल है,
एकदम स्मूथ पिस्टन है जिसको हम लोग कहेंगे, और उसके अंदर मैं गर्म कर रहा हूँ, तो गैस एक्सपांड होगी। तो इस बार वॉल्यूम क्या कांस्टेंट है क्या? नहीं, इस बार प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो जब भी आप किसी गैस को हीट सप्लाई करते हैं, जब भी आप किसी गैस को हीट सप्लाई करते हैं और उसका टेम्परेचर बढ़ता है, तो हमेशा कोई ना कोई एक कंडीशन होती है, दोनों में से एक तो क्या रहेगा? प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, या एक तो क्या रहेगा? वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो मैंने बोलूँगा यहाँ पर वेन एवर हीट इज सप्लाइड टू अ गैस, either its pressure remains constant, either its pressure remains constant or its volume is constant। एक तो उसका प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, या फिर क्या कांस्टेंट रहेगा? उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो ऑन दैट बेसिस मोलर हीट कैपेसिटी के दो टाइप्स होते हैं। तो मोलर हीट कैपेसिटी के दो टाइप्स हो जाएंगे। पहला टाइप नंबर 1, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। The amount of heat required to raise the temperature of unit mole of gas by unit डिग्री सेल्सियस और केल्विन। और Cp यानी मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर का फॉर्मूला क्या आएगा? अगेन वही फॉर्मूला रहेगा, डेल्टा Q अपॉन म्यू डेल्टा T। हालांकि इसका आगे जाके फॉर्मूला बदल जाता है, आगे जाके इसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। वो कैसे चेंज होगा हम वो सब बाद में दिखाएंगे थर्मोडायनेमिक्स में। ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखो ये जो कंसेप्ट है ये तुमको हर चैप्टर में मिलेगा, है ना। ये पार्ट अभी थोड़ा सा बेसिक लेवल पे तुम पढ़ रहे इस चैप्टर में, फिर उसका और थोड़ा सा एडवांस पार्ट आप पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स में, फिर और थोड़ा एडवांस पार्ट ये पूरा रिपीट होगा वापस, और फिर से पढ़ेंगे आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। तो ये हर चैप्टर में ये कंसेप्ट पढ़ने को मिलेगा आपको, है ना, ये ध्यान में रखना। फिर आएगा मोलर हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अरे यहाँ पर वो नहीं डाला मेन चीज़ तो मैंने, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मोल ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर बाय यूनिट डिग्री सेल्सियस और केल्विन। सिमिलरली इसको मैं फिर यहाँ पर लिखूंगा मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम को क्या लिखूंगा? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट mole of gas at constant volume by unit डिग्री सेल्सियस और केल्विन। ठीक है, यूनिट डिग्री सेल्सियस और केल्विन। और उसका फॉर्मूला ऐसा लिखेंगे Cv इज इक्वल्स टू डेल्टा Q अपॉन म्यू डेल्टा T, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इधर का हो गया? इधर का हो गया? बैठ लो अच्छे से। देखो ये कुछ मैं वैल्यूज लिख कर दे रहा हूं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सम सब्सटेंस एट रूम टेम्परेचर
एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो कुछ सब्सटेंस है, उनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मैं लिस्ट बनाकर दे रहा हूँ आपको। यहाँ पर लेंगे आप सब्सटेंस और यहाँ लेंगे आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इस सारे के सारे वैल्यूज़ जूल पर किलोग्राम पर केल्विन में रहेंगे। सारे के सारे वैल्यूज जूल पर किलोग्राम पर केल्विन में डाल रहा हूँ मैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहला एल्यूमिनियम की वैल्यू आती है अराउंड 900 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। फिर जैसे कार्बन की आती है 506.5। इसी तरह से अगर मैं बोलूँगा कॉपर, इसका आता है 386.5। फिर लीड ये आता है 127.4। फिफ्थ सिल्वर, तो सिल्वर का है 236.1। टंगस्टन उसका है 134.4। फिर वेरी इंपॉर्टेंट वाटर 4186.0। आइस 2060। ठीक है, एटसेट्रा। अब ये टेबल बनाने का मकसद क्या था, हम आपको ये बताना चाहते थे कि यहाँ पर आप लिस्ट पर गौर करो और मुझे बताओ सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसका है। सबसे ज़्यादा वाटर का नज़र आ रहा, यानी उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा हीट की ज़रूरत पड़ेगी, है कि नहीं। इसी कारण से वाटर को गाड़ियों में, मशीनरीज़ में और न्यूक्लियर पावर प्लांट में एज अ कूलेंट इस्तेमाल किया जाता है ना। जैसे गाड़ियों पावर, न्यूक्लियर पावर प्लांट तो छोड़ो, अपन इसको देखे नहीं कभी, मगर हाँ गाड़ियों को तो तुमने देखे होंगे, है ना। जैसे 4 व्हीलर्स अक्सर आपने देखे होंगे पानी डालते हो कूलेंट के तौर पे। एक्चुअली उसमें आजकल केमिकल भी आ गया, मगर पुरानी गाड़ियों में अगर आपने देखे होंगे तो उसमें रेडिएटर में ऐसे पानी डालते थे पूरा। क्यों? क्योंकि भैया वो क्या करता था, जो इंजन की गर्मी है उसको एब्जॉर्ब कर लेता था और खुद का टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ने नहीं देता था। अगर सादी कोई चीज़ तुम डालोगे तो प्रॉब्लम क्या है उसके अंदर कि उसका टेम्परेचर, पानी का भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसी लिक्विड का बोलना चाहिए, पानी नहीं, लिक्विड का भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसीलिए वाटर को कूलेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर लेता है और हम अपना टेम्परेचर थोड़ा सा ही बढ़ाता है वो। ठीक है, इधर क्या हो गया, तो मैं इसके आगे यहाँ लिखूंगा एज सीन इन द टेबल water has highest value of specific heat capacity, hence it is used as coolant in machineries and automobile। लिख लो, hence it is used as coolant in machineries and automobile। इधर का हो गया। चलिए फिर कुछ नोट करने लायक बातें। In SI system, specific heat capacity of water is, specific heat capacity of water is
4186 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो ऐसा है सिस्टम में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर क्या होता है, 4186 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। whereas in CGS system it is represented as, जबकि अगर मैं CGS सिस्टम में लिखूं तो वो लिखा जाएगा 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे वेयर 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.186 जूल। 1 कैलोरी क्या होता है, 4.186 जूल के बराबर होता है। टेबल हो गया, टेबल हो गया सभी का। अब ये जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसका जो प्रूफ है या इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है, हम लोग लास्ट चैप्टर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ने वाले हैं, मगर इसका यूज़ न्यूमेरिकल्स में एमसीक्यूज़ में पहले ही आ जाता है, तो इसीलिए मुझे नोट के फॉर्म में लिखना पड़ रहा है। ये चीज़ क्या है वो देखें। फॉर मोनो एटॉमिक गैस CV equals to 3/2 times of R, CV equals to 3/2 times of R and CP is equals to 5/2 times of R। देखो गैमा जो कि CP अपॉन CV का रेशियो होता है वो क्या हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। गैमा विल बी 5/3 एंड रिमेंबर वन थिंग, यहाँ पर जो गैमा है ये कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन नहीं है, ये जस्ट एक CP और CV का क्या है, रेशियो है। It is the ratio of molar heat specific heat capacity at constant pressure and molar specific heat capacity at constant volume. Similarly, for diatomic gas, अगर मैं diatomic गैस की बात करूं तो CV की वैल्यू होती है 5/2 टाइम्स ऑफ R और CP की वैल्यू होती है 7/2 टाइम्स ऑफ R। तो अब सवाल उठा गैमा की वैल्यू क्या होगी, है ना। अब ऐसा है कि गैमा इज नथिंग बट इट इज़ द रेशियो ऑफ CP एंड CV। तो मैं यहाँ लिखूँगा देयरफॉर गैमा जो कि CP और CV का रेशियो है उसे आप 7/5 करके लिख सकते हैं। ये था डायटोमिक गैस के लिए। तीसरा, इफ कैपिटल S और C वैरीज विथ एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, मतलब क्या, अब हमारे को यहाँ पर कैपिटल S की इक्वेशन दी गई है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, तो यहाँ पर हमें पूछा जा सकता है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। तो अमाउंट ऑफ देन डेल्टा Q को आप क्या लिख सकते हैं, MS डेल्टा T या जस्ट DT बोलना चाहिए हमें, और इसका इंटीग्रेशन आप ले लेंगे एस T1 टू T2 और डेल्टा Q इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन म्यू C डेल्टा T फ्रॉम T1 टू T2। अब C बोले तो क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी। अब वो हमेशा कंडीशंस में होती है, तो कांस्टेंट प्रेशर होता है या फिर कांस्टेंट वॉल्यूम, डिपेंडिंग क्या कंडीशन है उस हिसाब से रहेगा यहाँ पर वो, ठीक है ना। तो फॉर्मूला ऐसा बनेगा, कुछ नहीं बट वो MS डेल्टा T था उसको अपन इंटीग्रेट कर दिया बस, ठीक है। यहाँ पर S एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टेम्परेचर रहेगा, यहाँ पर कैपिटल S इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, यहाँ पर कैपिटल C इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। न्यूमेरिकल्स में आपको देख लेंगे कैसा आता है उसमें। इधर का हो गया, फोर्थ पॉइंट, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस when it melts or boils
at constant temperature is S is equals to delta Q upon M into delta T is equals to infinite. तो देखो यहाँ पर क्या मैटर है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस व्हेन इट मेल्ट्स और बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर. अब ये क्या कंसेप्ट आ गया, अगर असल में ये आगे जाके जो टॉपिक आने वाला है, लेटेंट हीट का एक कंसेप्ट आपको आने वाला है. इसके बाद ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं आप, फिर कैलोरीमेट्री आएगा, फिर उसके बाद आएगा चेंज ऑफ फेस, उसी से रिलेटेड आएगा लेटेंट हीट. तो उसमें आप क्या पढ़ेंगे, एक आपको ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा कि सर्टेन ऑब्जेक्ट्स का क्या हो रहा है कि जब आप मेल्ट कर रहे हैं, जैसे मान लो बर्फ़, उसका टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस. अब ऐसा है आप उसको हीट सप्लाई कर रहे हैं, बर्फ़ पिघल रहा है पिघल रहा है पिघल रहा है. जब तक पूरा बर्फ़ पिघलता नहीं, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही मेंटेन रहता है, उसका टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा. तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ, 0 है ना, टेम्परेचर बदला क्या. जब तक पूरा बर्फ़ पिघलता नहीं, तब तक आप दुनिया भर की उसको हीट सप्लाई दे दो, तब तक उसका टेम्परेचर नहीं बदलेगा. तो इसी कंसेप्ट को बोला हुआ है कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, कितनी हीट लगेगी. तो बोले भाई इनफाइनाइटली हीट सप्लाई कर दो, है ना. अगर बर्फ़ पिघल रही है, तुम कितनी भी हीट सप्लाई कर दो, टेम्परेचर बढ़ेगा क्या, नहीं. तो वही बात बोला है कि यहाँ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो जाती है, इनफाइनाइट. तो जितने चाहे उतनी सप्लाई कर दो. द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस अंडरगोइंग एडियाबैटिक चेंज इज 0. अब एडियाबैटिक चेंज, ये थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में आप पढ़ने वाले हैं. तो एडियाबैटिक चेंज में डेल्टा क्यू की वैल्यू 0 होती है. एडियाबैटिक चेंज में डेल्टा क्यू की वैल्यू 0 होती है. यहाँ क्या होता है कि सिस्टम और सराउंडिंग में हीट एक्सचेंज 0 होता है. अब ये सब कैसे होता है, तो ये सब आपको चैप्टर में देखना पड़ेगा. अभी का सिर्फ याद रखो कि आपका अगर एडियाबैटिक चेंज है तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो कितना होगा, आपका 0 होगा. दैट्स इट. देख लीजिए. देखो फटाफट. चलिए अब न्यूमेरिकल्स लेंगे. यहाँ पर ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. इधर का हो गया, लेफ्ट साइड का. तो लिखो जल्दी जल्दी. A certain substance has a mass grams per mole when 300 joule of heat is added to 25 gram of sample of this material, its temperature rises from 5 degrees Celsius to 45 degrees Celsius. Calculate
thermal capacity specific heat and molar specific heat capacity of the sample. चलिए ध्यान दीजिएगा। अ सर्टेन सब्सटेंस हैज़ अ मास ऑफ 50 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये पर मोल कितना मास रहता है ना, मोलर मास जिसको हम लोग कहेंगे वो दिया हुआ है। और 300 जूल ऑफ हीट इज सब एडेड टू द 25 ग्राम ऑफ सैंपल। ओके, डेल्टा क्यू आपको दिया है और ये मास ऑफ सैंपल दिया हुआ है। द टेम्परेचर राइजेस फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट थर्मल कैपेसिटी। सबसे पहले आपको थर्मल कैपेसिटी निकालने को कहा है, तो सबसे पहले पार्ट पे जाते हैं। थर्मल कैपेसिटी का फॉर्मूला अगर आपको याद होगा, थर्मल कैपेसिटी का फॉर्मूला है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, हीट सप्लाई अपॉन राइज इन टेम्परेचर। अच्छा, मैं कहूँगा डेल्टा क्यू कितना है, बोले 300। डेल्टा टी कितना है, तो बोले 45 माइनस 25। 45 माइनस 25 कितना हो जाएगा, 20। और 300 अपॉन 20 कितना हो जाएगा, 15, है ना। तो वो हो जाएगा 15 जूल पर केल्विन। पर डिग्री सेल्सियस बोलो, पर केल्विन बोलो, एक ही बात है। ठीक है, ये हो गया पहला जवाब आपका। दूसरा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसको आप स्मॉल एस से लिखेंगे, डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। डेल्टा क्यू अगेन फिर से कितना है, 300। मास कितना दिया हुआ है आपको, मास ऑफ सैंपल 25 ग्राम, यानी 25 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। डेल्टा टी अगेन कितना है, 20। देखो 300 अपॉन 20 तो हम जानते हैं कितना है, वो 15 है। तो 15 अपॉन 0.25 इंटू 10⁻⁻⁻1। ये -3 में के 2 -2 मैंने इधर दे दिया, 10⁻³ है ना। तो उसको अगर मैं 10⁻⁻1 में कन्वर्ट करूँगा, 10⁻² को इधर मल्टीप्लाई करूँगा, तो 25 को लिख सकता हूँ 0.25। अब ये तमाशे क्यों कर रहा हूँ मैं, ताकि 0.25 को क्या लिख सकूँ, 1/4। 4 चला जाएगा ऊपर, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻1, ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 600। तो ये हो जाएगा आपका 600 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस, या फिर पर केल्विन बोलो, एक ही बात है। ये हो गया आपका दूसरा आंसर। अब रही बात तीसरे आंसर की, हाँ ये कमाल का है, इसमें थोड़ा गड़बड़ हो सकता है आप लोग को, क्योंकि इसका ज़्यादा नॉलेज अभी नहीं आया आपको। अगर ठीक है, अब ये जो आप तीसरा जो है हम लोग कहेंगे, सॉरी क्या पूछा उसने आपसे, मोलर हीट कैपेसिटी ना। तो डेल्टा क्यू अपॉन म्यू डेल्टा टी, डेल्टा क्यू अपॉन म्यू डेल्टा टी। म्यू क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स को आप कैसे लिख सकते हैं, मास ऑफ गैस अपॉन मोलर मास ऑफ गैस, मास ऑफ गैस अपॉन मोलार मास ऑफ गैस। ठीक है, डेल्टा क्यू क्या है, तो डेल्टा क्यू आपको अगेन 300 दिया हुआ है। स्मॉल एम मास ऑफ गैस कितना है आपको, 25 ग्राम, ग्राम में रहने दो, और वो कितना है 50 ग्राम। और ये कितना है आपका दिया हुआ, डेल्टा टी 20। ठीक है, वंस अगेन ये आपका कितना हो जा रहा 15, और ये हो जा रहा 1/2, और वो 2 चले जाएगा ऊपर, 2 मल्टीप्लाई बाय 15, तो ये हो जाएगा 30 जूल पर मोल पर डिग्री सेल्सियस। ये आ गया मोलार हीट कैपेसिटी, 30 जूल पर मोल पर डिग्री सेल्सियस। चलो एक क्वेश्चन लिख के दे रहा हूं आपको। बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट हीट रिक्वायर्ड
to raise the temperature of 1 gram of water by 1 डिग्री सेल्सियस। ये वैल्यू तो याद होना चाहिए वैसे आपको, जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था नोट के अंदर मैंने, बट फिर भी कैलकुलेट करने कैसे निकालेंगे। कैलकुलेट हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो देखो सॉल्यूशन में अगर मैं जाऊंगा, मैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर का फॉर्मूला जानता हूँ, डेल्टा क्यू मास ऑफ वाटर अपॉन डेल्टा टी। तो यानी मैं डेल्टा क्यू को ऐसा लिख सकता हूँ, मास ऑफ वाटर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर अपॉन डेल्टा टी। अच्छा, मास ऑफ वाटर कितना है? 1 ग्राम, है ना। अब CGS फॉर्म में वो आपका स्पेसिफिक कैपेसिटी कितना होता है? 1 कैलोरी। ओके, और अगेन डेल्टा टी कितना है आपका? राइजिंग टेम्परेचर कितना है? 1 है ना। तो फिर डेल्टा क्यू आपका क्या हो जाएगा? अगेन जस्ट 1 कैलोरी, है ना। ये हो जाएगा 1 कैलोरी, दैट इज इक्वल्स टू, मैं लिख सकता हूँ 4.18 जूल। 4.18 जूल। ऐसी था ये, मगर ये ऑलरेडी आपको थ्योरेटिकली याद रखना है, कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं होना चाहिए। अगला, $420 जूल ऑफ एनर्जी सप्लाइड टू 10 gram of water will raise its temperature by तो अगर आप 420 जूल की एनर्जी सप्लाई करते हैं 10 ग्राम ऑफ वाटर को, तो उसका टेम्परेचर कितने से बढ़ेगा? अगेन ये वाला फॉर्मूला यूज़ करिए। ओके, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, अगर ये वाला यूज़ करो मैं, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू MW/SW इंटू डेल्टा टी। CGS ये SI में है तो मैं सब कुछ SI में डालूंगा। डेल्टा क्यू 420 जूल, मास ऑफ वाटर कितना दिया? 10 ग्राम, तो 10 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। आपका जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर होता है, जैसा 4.18 होता है, 4. SI सिस्टम में 1 कह लेना, 4.18 नहीं, SI सिस्टम में कितना होता है? 4180, है ना। SI सिस्टम में 4186 है वो, ठीक है, 4186 जूल पर किलोग्राम। तो 4186 जूल पर किलोग्राम है, तो 4186 को मैं अप्रॉक्सीमेशन में 4200 ले लेता हूँ अप्रॉक्सीमेशन में, क्योंकि मैं, और फिर डेल्टा टी का तो आपको मालूम ही है, अपने को पता लगाना है डेल्टा टी। ये समझ में आया ना। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर 4186 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस है आपका SI सिस्टम में, है ना, SI में। अब SI के 4186 की जगह पे मैंने अप्रॉक्सीमेशन में क्या का डाला? 4200 का डाला। अब इससे ऐसा क्यों किया? ताकि ये इजीली कैलकुलेट हो सके। चलो फिर आगे हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। देखो कितना आता है डेल्टा टी। डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 420, देखो 10⁻³ 1 2 3 0 खा जाएगा, बचेगा सिर्फ 42। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, देखो डेल्टा टी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 10 डिग्री सेल्सियस, सिर्फ 10 डिग्री सेल्सियस रह जाएगा डेल्टा टी। आया समझ में, है ना। कुछ खास था नहीं, बस ये वैल्यूज़ याद रखना पड़ती है आपको। वाटर की तो वैल्यू याद रखो आप। देखो वाटर की 1 कैलोरी SI सिस्टम में 4186 जूल पर किलोग्राम, तो ये आपका आ जाएगा काय में? SI, सॉरी ये CGS में है और ये SI में है, ये याद रखना। चलो ये वाला आप सॉल्व करके बताओ।
when 400 joule of heat is added to a 0.1 kilogram sample of metal, its temperature increases by 20 डिग्री सेल्सियस। डायरेक्ट इंक्रीज इन टेम्परेचर दिया हुआ है। व्हाट इज स्पेसिफिक हीट ऑफ द मेटल, मेटल का स्पेसिफिक हीट पता लगाओ। चलिए ट्राई करिए। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालना है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द मेटल। बहुत आसान है, डायरेक्ट निकाल सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला मौजूद है आपके पास। बी फास्ट। ट्वेंटी। लेट मी चेक द आंसर। नहीं, जीरोस का फर्क आ गया। 200। अरे सिंपल, ये चिल्ला चिल्ला के तुम्हारे सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है फॉर्मूला स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, है ना। तो S इज इक्वल्स टू डेल्टा Q अपॉन M डेल्टा T। अच्छा ठीक है, तो अगर मैं कहूँगा डेल्टा Q है कितना, डेल्टा Q तो है आपका 400 जूल। मास ऑफ सैंपल कितना है 0.1। डेल्टा T कितना है आपको 20 दिया हुआ है। देखो 400, ये 20 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, एक ज़ीरो खा जाएगा ना ये, तो भाई सिंपली 200 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। चलो अगला क्वेश्चन। हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर of 1 mole of ideal gas, 1 mole of ideal gas monoatomic gas by 10 Kelvin if the gas is maintained at constant pressure. Gas is maintained at constant pressure. If gas is maintained at constant pressure. मोनोएटॉमिक गैस। हाँ, अब गैस की बात चल रही है और कांस्टेंट प्रेशर की बात चल रही है, तो जाहिर बात है डेल्टा क्यू का फॉर्मूला क्या आएगा, म्यू सी पी डेल्टा टी। डेल्टा क्यू का फॉर्मूला क्या रहेगा, म्यू सी पी डेल्टा टी। गैस का है ना, नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया है 1। अच्छा ये गैस कैसी है, मोनोएटॉमिक है। जैसे ही मैंने ये वर्ड देखा मोनोएटॉमिक, मैं बोलूँगा सी पी की वैल्यू क्या आएगी, क्या था 1। सी वी था 3/2, सी पी था 5/2 टाइम्स ऑफ आर, तो 5/2 टाइम्स ऑफ आर। अच्छा डेल्टा टी कितना है आपका 10, है ना। अच्छा ठीक है, 5/2 टाइम्स ऑफ आर, 1 मल्टीप्लाई बाय 5/2, आर की वैल्यू क्या है 8.314 है, इंटू 10, है ना। अब ये कैलकुलेशन करो, देखो कितना आता।
ठीक है, द आंसर शुड बी 207.5 जूल्स। 85 है कि जस्ट 5? देखो एक बार, 85 है क्या? 207.85 जूल्स। आया समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ 820 जूल of heat is supplied to an ideal monoatomic gas. If 820 joule of heat is supplied to an ideal monoatomic gas, by how much will the temperature change if the process carried out is carried out number 1 at constant volume and number 2 at constant pressure. At constant volume and constant pressure. दो आपको आंसर्स निकालना है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी निकालना है, कांस्टेंट प्रेशर पे भी निकालना है। करो सॉल्व, बताओ क्या आएगा आंसर। पहले कांस्टेंट वॉल्यूम वाला बताओ। इधर का हो गया? ये वाला हो गया सभी का? चलो पहले उस प्रॉब्लम पे फोकस करो, फिर इस पे आएंगे। $820 joule of heat is applied to an ideal gas monoatomic gas. By how much will the temperature change if the process is carried out पहले at constant volume, बाद में at constant pressure। देखो डेल्टा Q इज इक्वल्स टू पहला म्यू सी वी डेल्टा टी, है ना, म्यू सी वी डेल्टा टी। तो मैं लिखूंगा देखो डेल्टा टी इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन म्यू टाइम्स ऑफ सी वी। सही है। अच्छा हीट कितना सप्लाई किया था आपने?
820 का, ठीक है। या फिर एक काम करता हूँ, रुको अभी एज इट इज़ रहने दो। अच्छा, कितना मोल दिया ही नहीं है ना, 3/2 टाइम्स ऑफ आर, नंबर ऑफ मोल्स to an ideal monatomic bias by how temperature change if the process carried out। हाँ, नंबर ऑफ मोल्स ही नहीं दिया इस क्वेश्चन में, तो ठीक है। इसको फिर पेंडिंग रखो, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल्स क्या है देख के मैं आपको बताऊंगा, फिर उसके हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे अपन, क्योंकि मेरे पास सिर्फ उसके आंसर्स लिखे हुए हैं, सॉल्यूशन भी नहीं है उसका। तो इस पे आते हैं हम लोग फिर। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस वैरीज विद टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस एज। इक्वेशन दी गई है। तो हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 5 डिग्री सेल्सियस टू 15 डिग्री सेल्सियस। मतलब देखो मास दिया हुआ है ना आपको, क्या दिया हुआ है, मास, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी गई है। ये सी देखकर वो मत करना, पिचकना मत। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि कुछ रेफरेंस बुक में एस की जगह सी दिया हुआ है। तो अब अगर मैं इसका सॉल्यूशन पे जाऊंगा, तो वो जो नोट में मैंने एक पॉइंट लिखा था, आई थिंक शायद से पॉइंट नंबर 3 या 2 था, 3 का जैसे है ना। तो अगर अब भाई सी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया रहा, तो आप क्या करेंगे, एम सी डी टी, टेम्परेचर T1 टू T2, टेम्परेचर कितना है 5 से लेकर 15, मास कितना दिया हुआ है आपको 2 ग्राम, सब सीजीएस में ना, और वो कैलोरी में, सीजीएस में मतलब फिर 2 ग्राम, और फिर उसके बाद 0.20 प्लस 0.14 इंटू टी प्लस 0.023 टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब करो इसे 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो और इसे इंटीग्रेट करो, तो देखो क्या आता। इंटीग्रेशन आप सभी को आता मुझे लगता। आप वो सॉल्व करो, जब तक मैं आखिरी क्वेश्चन लिख लेता हूँ। पेन दे ब्लैक। आया क्या आंसर इसका? पहले 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, (0.40 प्लस 0.28 इंटू टी प्लस 0.046 टी स्क्वायर डी टी। आप करो इसको इंटीग्रेट,
0.40 इंटू टी 5 to 15, 0.28 टी स्क्वायर 5 to 15 प्लस 0.046 टी स्क्वायर अपॉन 2, टी क्यूब अपॉन 3 5 to 15। मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, इसका 82 कैलोरीज आंसर आना चाहिए, 82 कैलोरीज आंसर आना चाहिए, 82 कैलोरीज। ठीक है, $50 grams of copper is heated to increase its temperature by 10 degrees Celsius. At the same quantity of heat is given to the 10 grams of water. The rising temperature of water is बहुत आसान। देखो, heat given to the copper is equals to heat given to the water। जितना हीट आपने कॉपर को सप्लाई किया है उतना हीट आपने वाटर को सप्लाई किया, वो सेम है। फिर मैं यहाँ लिख सकता हूँ मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, राइजिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर। मास ऑफ कॉपर, स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर कॉपर, राइजिंग टेम्परेचर ऑफ कॉपर। ओके, वाटर का मास कितना दिया हुआ है 10 ग्राम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर 4200। बोले आपको कैसे पता चला कि ये लेना है, इसको देखकर। वैसे तो एसआई सिस्टम में क्या है 4186 है ना, एसआई सिस्टम में 4186 है, मगर मैं क्या ले रहा हूँ 4200 ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ? ताकि इससे कैंसिल हो सके इजीली हो। इसको देखकर ही समझ में आ गया कि 4200 लेना है क्या आपको। राइजिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर पता लगाना है। मास ऑफ कॉपर क्या है 50 ग्राम, स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ कॉपर कितना है 420, और डेल्टा टी सी कॉपर का चेंज इन टेम्परेचर क्या है 10 है ना। अब देखो कितना आसान हो जाता, फिर ये 10 गया, ये 10 गया, ये 1 जा, ये 10 जा, तो डेल्टा टी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 50, यानी कि वो आएगा 0.2 डिग्री सेल्सियस आएगा। हाँ बराबर 50 अपॉन 10, मैं वही चेक कर रहा हूँ तुम लोग को, तो 10 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। मैं एक और बार चेक करता 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, सॉरी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब कल जो हम लोग लेंगे इट विल बी कैलोरीमेट्रिक। भैया कल वाला है मस्त, तुम्हारे को सताएगा। मतलब ऐसा है तो बेसिक कुछ फॉर्मूले उसी पर सब कुछ बेस्ड है, मगर वहाँ पर जो सिचुएशंस आएगी तुमको अलग अलग। जैसे फॉर एग्जांपल एक ऐसा क्वेश्चन आता है 1 किलोग्राम आइस में कितना स्टीम मिलाना पड़ेगा ताकि मिक्सचर का टेम्परेचर इतना हो जाए, है ना, जब पूरा का पूरा इवेपोरेट हो जाए। तो अक्सर मैंने जो देखा है हर साल, ये ईजी है कुछ भी नहीं है, सब लोग अटकते हैं कैलोरीमेट्री में, है ना। वहाँ कई लोगों को अटकते हुए मैंने देखा है। मैं अगर ये कहूँगा कि पहले आप इसको अच्छे से पक्का कर लो, घर पे जाके एक एक पॉइंट को अच्छे से देख लो जो आपने लिखे, एक एक प्रॉब्लम को वापस से रिवाइज करो। आधा पौन घंटा लगेगा, मगर ये तुम्हारा मजबूत हो जाएगा और ये आगे सारे चैप्टर्स में लगातार आने वाला है। ठीक है, चलिए।